नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। उद्धव ठाकरे को मिली बड़ी राहत। चुनाव आयोग ने शिवसेना पर अधिकार को लेकर दस्तावेज जमा कराने के लिए 2 हफ्तों का और दिया वक्त। शिवसेना पर एकनाथ शिंदे ने भी जताया है दावा, चुनाव आयोग को लेना है फैसला। कांग्रेस के प्रदर्शन पर प्रधानमंत्री का तंज, कहा 5 अगस्त को हमने देखा कैसे काले जादू को फैलाने की हुई कोशिश। कांग्रेस ने महंगाई के मुद्दे पर काले कपड़े पहनकर देश भर में किया था प्रदर्शन। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने विधान परिषद में नेता पद से दिया इस्तीफा। केशव मौर्य बनाए गए विधान परिषद में सदन के नेता। शेयर बाजार में सीमित दायरे में हुआ कारोबार। सेंसेक्स 38 अंकों की गिरावट के साथ 58,817 पर हुआ बंद। निफ्टी 10 अंकों की तेजी के साथ 17,535 पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां। आइए अब बढ़ते हैं आगे। आज की सबसे बड़ी खबर जुड़ी है बिहार की राजनीति में हुए बड़े उलटफेर से। बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार सीएम बन गए हैं, लेकिन सत्ता में बीजेपी की जगह आरजेडी की एंट्री हो गई है। नीतीश, तेजस्वी और कांग्रेस का ये गठजोड़ 2024 में बीजेपी को मात देने की तैयारी में जुट गया है। इस खबर पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बात होगी नुपुर शर्मा को मिली बड़ी राहत की। क्यों जम्मू कश्मीर में टल गया विधानसभा चुनाव, इसकी भी देंगे जानकारी। चर्चा करेंगे महाराष्ट्र में कैसे सीएम शिंदे फंस गए हैं मुश्किल में। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से हम आपको करवाएंगे रूबरू। तो बढ़ते हैं आगे अपनी बड़ी खबर की ओर। बिहार में आज फिर महागठबंधन की सरकार बन गई। नीतीश कुमार ने 8वीं बार सीएम पद की शपथ ली। उनके साथ तेजस्वी यादव ने भी शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के नेता मौजूद थे। सीएम पद की शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने नीतीश सरकार के खिलाफ धरना दिया। बिहार में आज नई सरकार बन गई। सीएम नीतीश कुमार ही हैं, लेकिन सत्ता में बीजेपी की जगह अब आरजेडी आ गई है। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बन गए हैं। शपथ ग्रहण समारोह में राबड़ी देवी शामिल हुई, लेकिन लालू यादव खराब सेहत के चलते कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। नीतीश कुमार ने उनसे फोन पर चर्चा की है। लालू ने नीतीश के फैसले की तारीफ की है। नई सरकार के गठन के साथ ही विधानसभा स्पीकर विजय कुमार सिन्हा की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। महागठबंधन की ओर से उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। नीतीश कुमार ने कहा कि हम विधानसभा का सत्र जल्द ही बुलाएंगे और विधानसभा में बहुमत साबित कर देंगे। विधानसभा सत्र के दौरान नए स्पीकर का चुनाव भी कराया जाएगा। स्पीकर पद कांग्रेस को दिया जा सकता है, वैसे दावा आरजेडी की तरफ से भी किया जा रहा है। आज के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में सीएम और डिप्टी सीएम ने ही शपथ ली है। जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें सहयोगी दलों को जगह दी जाएगी। कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू और हम सरकार में शामिल होंगी। वाम दलों की ओर से अभी तक इस तरह के कोई संकेत नहीं दिए गए हैं कि वो सरकार का हिस्सा बनेंगे। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार ने बीजेपी और पीएम मोदी को अपने निशाने पर ले लिया। नीतीश ने बिना नाम लिए कहा, हम सीएम रहें या ना रहें, लेकिन 2014 वाले 2024 में नहीं रहेंगे। हम आरजेडी के साथ आकर पूरे देश में विपक्ष को मजबूत करेंगे। 2024 के लिए पूरे विपक्ष को एकजुट हो जाना चाहिए। नीतीश ने कहा कि 2020 में चुनाव हुआ, उसमें जेडीयू के साथ क्या व्यवहार हुआ। मैं उस समय सीएम नहीं बनना चाहता था। पिछले 2 महीने से हालात ठीक नहीं थे। पार्टी ने सर्वसम्मति से बीजेपी से गठबंधन तोड़ने का फैसला किया। महागठबंधन की सरकार पूरे 3 साल चलेगी। वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार को आगे ले जाने के लिए नीतीश कुमार के साथ मिलकर काम करेंगे। राबड़ी देवी ने कहा कि बिहार की जनता के लिए बहुत अच्छा हुआ है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी और नीतीश कुमार मिलकर काम करेंगे। बिहार में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है और 2024 की जंग में अब बीजेपी बैकफुट पर है। तो वहीं मोहम्मद पैगंबर पर विवादित बयान देकर घिरी बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक को जांच पूरी होने तक बढ़ा दिया है। इसके साथ ही दूसरे राज्यों में चल रहे मामलों को लेकर भी नुपुर को राहत दी है। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने 10 अगस्त तक रोक लगा रखी थी और आज इस रोक को आगे बढ़ा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा की याचिका पर फैसला देते हुए कहा कि जब तक मामले की जांच पूरी नहीं हो जाती, नुपुर को गिरफ्तार न किया जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने पैगंबर विवाद को लेकर नुपुर पर दूसरे राज्यों में दर्ज सभी मामले दिल्ली ट्रांसफर करने का आदेश भी दे दिया और सभी मामलों की जांच का जिम्मा भी दिल्ली पुलिस को सौंप दिया है।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस JB पारदीवाला की स्पेशल बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता की जीवन और सुरक्षा का खतरा है, इसलिए हम सभी प्राथमिकी दिल्ली ट्रांसफर कर रहे हैं। नुपुर शर्मा के खिलाफ 9 राज्यों में मामले दर्ज किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर को अपने खिलाफ दर्ज FIR रद्द कराने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट जाने की अनुमति भी दे दी है। 27 मई को एक टीवी डिबेट में नुपुर शर्मा ने मोहम्मद पैगंबर पर विवादित टिप्पणी की, जिसके बाद देश भर में उनके बयान का विरोध शुरू हो गया। जन दबाव में बीजेपी ने नुपुर के बयान से किनारा कर लिया और उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया। नुपुर शर्मा के खिलाफ देश भर में मामले दर्ज किए गए, जिसे लेकर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। 1 जुलाई को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर को कड़ी फटकार लगाई थी। कोर्ट ने मोहम्मद पैगंबर पर उनकी टिप्पणी के बाद देश भर में हुए प्रदर्शन और खराब हुई कानून व्यवस्था की स्थिति के लिए अकेले उन्हें ही जिम्मेदार ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नुपुर ने टेलीविजन पर धर्म विशेष के खिलाफ उकसाने वाली टिप्पणी की, लोगों की भावनाएं भड़काई और देश भर में जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार नुपुर शर्मा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नुपुर ने अपने बयान पर माफी भी शर्तों के साथ ही मांगी है, वे भी तब जब लोगों का गुस्सा भड़क चुका था। ये उनकी जिद और घमंड दिखाता है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि वे एक पार्टी की प्रवक्ता हैं। वे सोचती हैं कि उनके पास सत्ता का समर्थन है और वो कानून के खिलाफ जाकर कुछ भी बोल सकती हैं। लेकिन आज नुपुर शर्मा को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर को तो राहत दे दी, लेकिन जम्मू कश्मीर में फिलहाल राहत नहीं दिख रही है। केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी नेताओं के जो बयान आ रहे थे, उससे यही संकेत मिल रहे थे कि जम्मू कश्मीर में इसी साल चुनाव होंगे। न सिर्फ बीजेपी नेताओं के बयान, बल्कि चुनाव आयोग की तैयारियां भी ये दर्शा रही थी कि घाटी में इसी साल चुनाव होंगे। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है, उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर में इस साल चुनाव नहीं होंगे। अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर को अपने पहले विधानसभा चुनाव का इंतजार है। इसमें अभी और देरी के आसार नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के चुनाव आयोग कार्यालय ने अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन में 1 और महीने की देरी कर दी है। इससे पहले भारत के चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर के चुनाव कार्यालय को 25 अक्टूबर तक अंतिम मतदाता सूची जारी करने का निर्देश दिया था। इसे चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले की एक जरूरी प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। जम्मू कश्मीर के चुनाव कार्यालय ने कहा कि मतदाता सूची अब 25 नवंबर को जारी होगी। इससे पहले चुनाव आयोग के अधिकारियों को जम्मू कश्मीर में मतदाता सूची को पूरा करने के लिए कहा गया था और कहा था कि मसौदा सूची 31 अगस्त तक तैयार की जानी चाहिए और अंतिम प्रकाशन 25 अक्टूबर तक किया जाना चाहिए। परिसीमन आयोग ने मई में सरकार को अंतिम रिपोर्ट सौंपी थी, जिसे मंजूर कर लिया गया था। आयोग को जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35A के रद्द होने के बाद लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों को फिर से तैयार करने का काम सौंपा गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही कहा था कि नए परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे। यहां तक कि जम्मू कश्मीर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा था कि जल्द ही जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे। यहां तक कि केंद्र ने संकेत दिया था कि विधानसभा चुनाव इस साल के आखिर तक या अगले साल की शुरुआत में हो सकते हैं। अब अधिकारियों ने कहा है कि 25 नवंबर को चुनाव का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इस साल सर्दियों के कारण और दिसंबर में जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में बर्फबारी की संभावना के कारण चुनाव होने की संभावना कम है। बर्फबारी बड़ी वजह है या फिर बीजेपी को हार का डर सता रहा था? इसका जवाब केंद्र सरकार या चुनाव आयोग ही दे सकता है। क्या घाटी में भी बीजेपी को हार का डर सता रहा है? ये बड़ा सवाल है। सवालों के घेरे में तो इस वक्त महाराष्ट्र के सीएम शिंदे भी हैं। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल विस्तार होने के बाद भी राज्य में सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। हर बार एक नई मुसीबत महाराष्ट्र में खड़ी हो जाती है और विपक्ष को बीजेपी और शिंदे सरकार को घेरने का मौका मिल जाता है। तो क्या है मामला जिस पर घिरी है शिंदे सरकार? देखते हैं इस रिपोर्ट में। 10 जून से महाराष्ट्र में शुरू हुआ बवाल अभी भी जारी है। हर बार ये उम्मीद जताई जाती है कि महाराष्ट्र में आया सियासी तूफान अब थम जाएगा, लेकिन उसी बीच एक नया विवाद पैदा हो जाता है। लंबे समय से मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही देरी को लेकर शिंदे सरकार घिरी हुई थी। विपक्ष का आरोप था कि ये सरकार दिल्ली से चलाई जा रही है और अब लंबे समय के मंथन के बाद बीते दिन यानी 9 अगस्त को आखिरकार मंत्रिमंडल विस्तार हो ही गया, जिसके बाद शांति की उम्मीद की जा रही थी। लेकिन अब एक नया बवाल मच गया है और वो बवाल है संजय राठौर को फिर से मंत्री बनाए जाने पर। और अब एक बार फिर बीजेपी और शिंदे सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है, क्योंकि ये वही संजय राठौर हैं जिनको लेकर कभी बीजेपी ने ही बवाल मचाया था और उस समय की महाविकास अघाड़ी सरकार को घेरा था। दरअसल संजय राठौर उद्धव ठाकरे की सरकार में वन मंत्री थे। उस समय एक महिला पूजा चौहान की जान जाने के मामले में बीजेपी ने संजय राठौर को आरोपी बताया था और सरकार को घेरा था, जिसके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। इतना ही नहीं, खुद देवेंद्र फडणवीस ने भी उद्धव सरकार को निशाने पर लिया था। उस समय विपक्ष में बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि ऐसा करने में 20 दिन क्यों
लग गए, जिसके बाद आज फडणवीस पर सवाल उठ रहे हैं। इतना ही नहीं, विपक्ष के साथ साथ बीजेपी भी इस फैसले पर ऐतराज जता रही है। बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष चित्रा बाग ने राठौड़ को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने का विरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि महिला की जान जाने के लिए जिम्मेदार पूर्व मंत्री संजय राठौड़ को फिर से मंत्री पद दिया गया है। मैं राठौड़ के फिर से मंत्री बनने के बावजूद उनके खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखूंगी। मुंबई की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर ने दावा किया कि बीजेपी एक वॉशिंग मशीन की तरह है, जो एक बार नेता वहां जाते हैं तो वो साफ हो जाते हैं। इसके अलावा अब्दुल सत्तार को शामिल किए जाने पर भी शिंदे सरकार पर विपक्ष हमलावर हो गया है, क्योंकि शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी 2019-20 में कथित धांधली के मामले में अयोग्य ठहराए गए और प्रतिबंधित किए गए 7,880 उम्मीदवारों की सूची में सत्तार की 3 बेटियों और उनके बेटे के नाम सामने आए। ऐसे में अब खुद को घिरता देख मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि राठौड़ को पुलिस ने क्लीन चिट दे दी थी जब एमबीए सत्ता में थी, इसलिए उन्हें राज्य मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। अब बीजेपी और शिंदे कितनी भी सफाई क्यों ना दे दे, लेकिन सच्चाई ये है कि बीजेपी और शिंदे एक बार फिर फंस गए हैं। महाराष्ट्र का ये सियासी बवाल अभी और बढ़ने के आसार हैं, तो वहीं यूपी में सीएम योगी अपने मंत्रियों पर मेहरबान हैं। योगी सरकार दावा करती है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाता, चाहे कोई विधायक हो या फिर कोई नेता, हर किसी के खिलाफ कार्रवाई होती है। लेकिन जब बात अपने मंत्री की आई तो योगी जी को कोई बात याद नहीं आई। तभी तो एमएसएमई मंत्री राकेश सचान को सजा सुनाए जाने के बावजूद उनकी कुर्सी बरकरार है। ये कैसी सरकार है जिसके पास इंसाफ नहीं है? ये कैसी सरकार है जो जनता और मंत्रियों में भेदभाव करती है? ये कैसी सरकार है जो सजा के बाद भी मंत्री को तवज्जो देती है? ये योगी की सरकार है जो कोर्ट में दोषी करार दिए जाने के बावजूद अपने नेता को इनाम के तौर पर कुर्सी पर बैठे रहने की इजाजत देती है। एमएसएमई मंत्री राकेश सचान को कोर्ट ने दोषी बता दिया, जनता ने आवाज उठा दी, लेकिन योगी सरकार ने उनकी कुर्सी बचा ली। सजा सुनाए जाने के बावजूद वो मंत्री बने रहेंगे। अदालत के फैसले के बाद केंद्रीय नेतृत्व ने पूरे मामले में विमर्श के बाद सचान का इस्तीफा नहीं लेने का फैसला किया है। दरअसल सचान को कानपुर के अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट तृतीया ने अवैध असला रखने में 1 साल कैद की सजा सुनाई थी। शनिवार को दोषी ठहराए जाने के बाद सचान पर अदालत से भागने का आरोप था। इसके अलावा रीडर ने फैसले से जुड़ी कॉपी छीनकर भागने की तहरीर दी थी। शीर्ष नेतृत्व को इस मामले में अदालत के रुख का इंतजार था। वहीं कोर्ट के फैसले के बाद पार्टी सूत्र ने बताया कि विचार विमर्श के बाद तय किया गया कि सचान इस्तीफा नहीं देंगे। 1 साल की सजा के साथ ही जमानत मिलने की वजह से सचान की कुर्सी बच गई। सचान पर गिट्टी चोरी समेत कुछ अन्य पुराने मामले चल रहे हैं। इसके अलावा आधा दर्जन मंत्रियों और कुछ विधायकों पर कई सालों पुराने मुकदमे चल रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि सचान समेत कुछ मंत्रियों विधायकों से जुड़े पुराने मुकदमों को वापस लेने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जाएगी। योगी सरकार के इस फैसले से साफ है कि उसकी कथनी और करनी में दिन रात का फर्क है। वो आरोपियों को सजा देने की बजाय उन्हें अभयदान देती है। ऐसे में विपक्ष इस मुद्दे को उठाने से पीछे नहीं हटेगा, जिसके बाद सियासत का गरमाना तय है। योगी के मंत्रियों की कुर्सी तो सुरक्षित है, लेकिन कांग्रेस की सबसे बड़ी कुर्सी को प्रमुख की तलाश है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को उसका फुल टाइम अध्यक्ष मिल जाएगा। लंबे वक्त से कांग्रेस के अंदर से ही पार्टी अध्यक्ष की मांग की जा रही है। राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने को लेकर अब भी संशय बना हुआ है, लेकिन 21 अगस्त से कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव शुरू हो जाएंगे। तो क्यों नहीं बनना चाहते राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष? देखते हैं ये रिपोर्ट। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। खबरों के मुताबिक अगस्त से सितंबर में देश की सबसे पुरानी पार्टी को नया प्रमुख मिल जाएगा। हालांकि अभी तक वायनाड सांसद और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। उन्होंने साल 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था। अब जो खबरें सामने आ रही हैं उनके मुताबिक कांग्रेस के अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया 21 अगस्त से शुरू हो जाएगी। फिलहाल सोनिया गांधी कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। इधर लंबे वक्त से गैर गांधी को भी कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की भी चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन सूत्रों ने बताया कि इस पर अभी तक कोई सहमति नहीं बन सकी है। मार्च में ही सोनिया गांधी ने विधानसभा चुनाव में हार पर चर्चा के लिए वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक बुलाई थी। तब उन्होंने भाषण के दौरान राहुल और प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ इस्तीफा देने की पेशकश की थी। राहुल ने साल 2017 में कांग्रेस की कमान संभाली थी। हालांकि करीब 2 सालों के बाद ही उन्होंने पद छोड़ दिया था। खबरों की माने तो कांग्रेस नेताओं का एक बड़ा वर्ग राहुल गांधी को ही कमान संभालते हुए देखना चाहता है। उन्होंने कहा कि नेताओं को लगता है कि गुटबाजी से जूझ रही कांग्रेस पार्टी पर गांधी परिवार का एकजुट करने का प्रभाव है। एक अन्य रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि कांग्रेस के कई नेताओं ने राहुल से अध्यक्ष पद लेने की अपील की है।
कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए 21 अगस्त से चुनाव शुरू होंगे। राहुल गांधी इस पद के लिए चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इसको लेकर अभी तक कुछ भी साफ नहीं है। पार्टी नेताओं ने कई बार राहुल से अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हालांकि अभी तक राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष बनने से इनकार नहीं किया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या गांधी परिवार से बाहर का होगा कांग्रेस का अध्यक्ष? इसको लेकर सस्पेंस बरकरार है। बुलेटिन के आखिर में बात देश के सीनियर सिटीजन्स की। जब से विपक्ष खासकर कांग्रेस मजबूत हो रही है और सरकार की खुलकर मुखालफत कर रही है, तब से केंद्र की मोदी सरकार अपने फैसलों पर फिर से गौर कर रही है। कांग्रेस के विरोध का यह असर है कि सरकार को विपक्ष के आगे झुकना पड़ रहा है और अपने फैसले बदलने पड़ रहे हैं। और अब एक बार फिर ऐसा ही कुछ होता नजर आ रहा है। क्या है मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। पिछले कुछ सालों में ऐसे कई फैसले लिए गए हैं जिस पर मोदी सरकार फंस गई है, क्योंकि उन फैसलों से आम जनता त्रस्त हुई है, जिसके चलते विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है और अब विपक्ष खुलकर सरकार का विरोध करने लगा है। खासकर कांग्रेस सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कर रही है और कांग्रेस की इस मजबूती से और उसकी बढ़ती लोकप्रियता से कहीं न कहीं अब बीजेपी में डर पैदा हो गया है, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि बीजेपी अपने फैसलों को बदलकर जनता को एक बार फिर बहकाने और मनाने की कोशिश कर रही है। उसी कड़ी में अब एक और फैसला है जिसे बदलने पर विचार किया जा रहा है। दरअसल रेल किराए में वरिष्ठ नागरिकों को दोबारा छूट देने की तैयारी की जा रही है। संसद की एक स्थायी समिति ने ट्रेन के AC 3 और स्लीपर श्रेणी के किराए में वरिष्ठ नागरिकों को रियायत देने पर विचार करने का सुझाव दिया है। समिति ने कहा कि लगभग 2.5 साल पहले कोविड महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न श्रेणियों में खत्म की गई रियायतों की पुनः समीक्षा की जानी चाहिए। रेल संबंधी संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष राधा मोहन सिंह ने हाल में संसद में पेश रिपोर्ट में ये उल्लेख किया है। समिति ने कहा, रेलवे ने महामारी और कोविड प्रोटोकॉल के मद्देनजर वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न श्रेणी में दी जाने वाली रियायत बंद कर दी थी। इसमें 58 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को रेल किराए में 50% और 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के पुरुषों को 40% रियायत दी जाती थी। समिति ने कहा कि रेलवे अब सामान्य स्थिति की ओर आगे बढ़ रही है, इसलिए उन्हें विभिन्न श्रेणियों में दी जाने वाली रियायतों पर विवेकपूर्ण विचार करना चाहिए। अब समिति की तरफ से आए इस बयान से साफ है कि वो एक बार फिर विपक्ष के विरोध से डर गई है, क्योंकि जब इन रियायतों को बंद करने की बात की गई थी उस समय विपक्ष ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया था, जिससे सरकार बैकफुट पर आ गई है और अब एक बार फिर अपना फैसला बदलने पर विचार कर रही है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।